वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर और तजिया के साथ मैं हूं मुजम्मिल सरवती। आज सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के हवाले से समाअत हुई और 5-1 से सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल की इजाज़त दे दी गई। 5 जजेस ने इस हक में फैसला दिया कि सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो सकता है। एक जस्टिस मुशर्रत हलाली ने इख्तलाफी नोट दिया है। इस फैसले के बाद 9 मई के मुल्ज़मान का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल शुरू हो जाएगा। क्या उनकी सजाएं और आखिरी फैसले को रोका गया है? ताहम ट्रायल शुरू हो जाएगा और कानूनी तौर पर ट्रायल की जो ज़रूरियात हैं वो शुरू हो सकेंगी। इसके क्या आगे महरक़ात होंगे, इसको हम आगे कैसे देखते हैं, इस पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं नसीम सिद्दीकी साहब और अंबर शमसी। अंबर, आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? देखिए, मेरी तो सिविलियंस को मिलिट्री कोर्ट्स में ट्राई करने पे एक मौक़िफ़ जो है मेरा कंसिस्टेंट रहा है और मेरा तो यही मौक़िफ़ है कि सिविलियंस को मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं ट्राई किया जा सकता। ऐसे भी केसेस जिनको जहां राइटिंग हो, जहां मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर हमला किया गया हो, जो फ़ौजी तंजीमात है, उसको भी हम इंसदाद गर्दी की अदालतों में ट्राई कर सकते हैं। और वजह यह है कि मिलिट्री कोर्ट्स की शफाफियत और प्रोसेस पर इससे बात में याद रखने की ज़रूरत है कि जो 103 जो इस वक्त मिलिट्री कोर्ट्स में ट्राई किए जा रहे हैं 9 मई के वाक़यात के हवाले से, उनका भी बहुत सारों का मौक़िफ़ अपने वकला के ज़रिए भी इन्होंने आगे बात की थी कि वो चाहते हैं कि जल्द निपटा जाए, उनके ट्रायल हो, मामला ख़त्म हो। और जब ये फ़ैसला भी आया था फुल कोर्ट का, तो उसके बाद भी उनको रिलीज़ तो नहीं किया गया। ज़ाहिर इंतज़ार करना था क्योंकि अपील फ़ाइल की थी हुकूमत पाकिस्तान ने उसके ख़िलाफ़। तो अब देखिए, पैरेलल सिस्टम की बात है कि आप मुतबादल निज़ाम अदल जो है उसका मसला है, शफाफियत का मसला है। और तीसरी तरफ मैं कहूँगी कि अब आप देखें कि अब यहाँ भी इसके बावजूद कि अक्सरियत जो आज 5 रुकनी बेंच थी उसने फैसला दिया कि ये मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस को ट्राई होना चाहिए, फिर भी कुछ कंडीशंस, कुछ शराइत भी रखी हैं कि जो हतमी फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के पर मशरूत होगा। और इसके अलावा ये भी कहा था और मैं समझती हूँ कि ये फिर इससे यही जाहिर होता है कि जो सवालात उठते हैं मिलिट्री कोर्ट्स की शफाफियत के हवाले से, ड्यू प्रोसेस के हवाले से, वो सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ बेंच को भी उसका इदराक है। तो मैं समझती हूँ कि फैसला ज़ाहिर है कुछ लोग तो सेलिब्रेट करेंगे, जिनमें आप भी मुज़म्मिल शामिल होंगे, लेकिन मैं तो समझती हूँ कि इस फैसले में जो शराइत भी रखी हैं उससे यही ज़ाहिर होता है कि जजेस ने जो फैसला दिया है, आज का फैसला दिया है, वो भी उस सवालात का मेरे ख्याल में कि उनका एहसास है कि मिलिट्री कोर्ट्स के जो ट्रायल्स होते हैं और फाइनल रूलिंग है और जिस तरीके से इसको कंडक्ट किया जाता है उस पर बहुत सवालात होते हैं। जी नसीम सिद्दीकी साहब, फिर मैं अंबर को रिस्पॉन्ड करूंगा, लेकिन आप मेहमान हैं आज हमारे शो में, ज़रा तो आपको पूरा मौका मिलना चाहिए। जी मुजम्मिल साहब, देखें, बात यह है कि हमें अपने कोर्ट्स के ऊपर क्यों एतबार नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि पिछले कुछ अरसे से 2-4 साल 5 साल कर लें, ये जो सुप्रीम कोर्ट में डिवीजन नज़र आ रही है ना, एक तो ये भी नहीं होनी चाहिए। आप देखें कि सब मुल्क की सबसे बड़ी अदलिया है, तमाम आवाम की नज़रें उसकी तरफ होती है और कितने जज होते हैं, 15, 16, 17 जज हैं वहाँ पे जिन्होंने पूरी पाकिस्तान की किस्मत का फैसला करना होता है। अब अगर इसी तरह देख लें कि हम नवाज शरीफ साहब के केस को ले लेते हैं, अब जबकि अदालतों ने उनको बरी कर दिया है, कौन उसका जिम्मेदार रहा? जिम्मेदारों को क्या कटहरे में लाया जाएगा? ये उस वक्त के जो जज थे, या जिस तरह आपने एक जज बिठा दिया था एहतसाब अदालत के अंदर, किस तरह उनको आपने पनामा में निकाला, बाकी केसेस चलाए, डेली बेसिस के ऊपर केसेस चलते थे, सूट केसों के अंदर भर भर के डॉक्यूमेंट्स आते थे। एंड में रिजल्ट क्या निकल रहा है कि नहीं जी, वो गलत फैसले थे, आपने 2 दिन में उनको बरी कर दिया। इसी तरह अभी मौजूदा जो आप फैसले कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के एक 5 बेंच ने फैसला किया कि मिलिट्री कोर्ट्स में जो है वो सिविलियंस के ट्रायल नहीं होने चाहिए। आपने एक 6 का बेंच बना दिया और सबको पता था का फैसला क्या आना है। ये नहीं होना चाहिए कि बेंच देख के आपको अंदाजा हो जाए कि फैसला क्या होगा। लाइक माइंडेड बेंच बन रहे हैं, बेंच के ऊपर अपना जो है वो एतराज़ है। और जिस तरह सरदार अपना तारिक के ऊपर आज एतराज़ात लग रहे थे और वो मुसलसल बेंच में बैठे रहे, तो मतलब ये रवैया नहीं होना चाहिए। शफाफियत नज़र आनी चाहिए
क्या जब मेमो गेट हुआ था या उसके बाद डॉन लीक्स हुआ था, क्या उसमें कुछ सिविलियंस के ऊपर मिलिट्री कोर्ट्स में जो है वो फैसले किए गए या ट्रायल्स वहाँ पे चलाए गए? अभी हम अपने कोर्ट्स के ऊपर क्यों नहीं? अंबर ने बिल्कुल सही कहा कि ये दहशतगर्दी थी, जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर हमला हुआ, हमारे इदारों के ऊपर हमला हुआ, ये नहीं होना चाहिए था। और अगर उसमें जो इन्वॉल्व है आप उनको कटहरे में लाए, ये डर के छुप के ये ट्रायल्स अजीबो गरीब है। जिस तरह आपने देखा कि साबिक वज़ीर आज़म या शाह महमूद कुरैशी का किस तरह खुफिया तरीके से जो है वो वहाँ पे ट्रायल चलाया जा रहा है, तो ये डर खौफ किस बात का है? अगर आप सच्चे हैं, आप चाहते हैं कि जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे 9 मई में या साइफर केस में, आप ओपन ट्रायल करें। कहाँ तो टीवी के ऊपर ट्रायल्स दिखाए जा रहे होते, इतने ओपन हो जाते हैं, और कहीं इतने वो हो जाते हैं कि आप मीडिया तक को नहीं मिलने देते, आपने शीशे की दीवारें बीच में खड़ी करनी शुरू कर दी। तो ये डबल स्टैंडर्ड्स नहीं होने चाहिए। मैं इस बात का कायल हूँ कि अगर पाकिस्तान में किसी ने जुर्म किया है, करप्शन की है, इंस्टॉलेशंस पे हमले किए हैं, उनको बिल्कुल कैफरे किरदार तक पहुँचना चाहिए। लेकिन ये जो अदालती निज़ाम है, जिस तरह ट्रायल्स चलाए जा रहे हैं, इनमें शफाफियत होनी चाहिए, और जो भी मुल्जिम है उसको आपको खुल के जो है मौका होना चाहिए कि वो अपने दिफा में चीज़ें पेश करे, लोगों को नजर आए। अब जिस तरह आपने देखा कि खतीजा शाह को सेम डे में उनको लाहौर में एक केस में पकड़ा जाता है, और उसी दिन की एक FIR कोयटा में भी कटी हुई है कि वो कोयटा में भी तोड़फोड़ कर रही थी। तो ये जाली मुकदमे बनाने, अदालतों के फैसलों के ऊपर अमल ना करना, जब आप इस किस्म का माहौल बनाएंगे तो शफाफियत आपको कहीं भी नजर नहीं आएगी। जी मुजम्मिल साहब। देखें, दो बातें। एक तो अंबर ने बात की कि शफाफियत नहीं होती मिलिट्री कोर्ट में, तो सिविलियन कोर्ट्स में कौन सी शफाफियत होती है? तो शफाफियत का मयार तो फिर दोनों तरफ आपको एक जैसा नज़र आएगा। अगर आपको आज इमरान खान के सिविलियन कोर्ट्स के ट्रायल में भी शफाफियत नज़र नहीं आ रही और नवाज शरीफ को भी अपने सिविलियन कोर्ट्स के ट्रायल में शफाफियत नज़र नहीं आई, तो फिर मिलिट्री कोर्ट्स की शफाफियत, या तो आप कहना कि हमारा सिविलियन अदालती निज़ाम इतना मिसाली है कि मिलिट्री कोर्ट्स उसको मैच ही नहीं कर सकती, तो फिर क्या मुआवजा करना? तो फिर मेरे ख्याल में कंपैरेटिव एनालिसिस तो फिर तब बने जब एक चीज़ बहुत बेहतर हो और दूसरी उसका मुकाबला ना कर पा रही हो। तीसरी बात यह है कि आप क्या, दो बातें हैं। एक तो आप ये चाहते हैं कि कल को कोई भी दहशतगर्द भी पकड़ा जाए, उसने मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे हमला किया हो, कोई हमारी जो है स्ट्रेटेजिक जगहों पर हमला करे, तो उसका भी मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल ना हो। हमने कलभूषण यादेव या और भी कोई हम दहशतगर्द पकड़ लें, उसने पाकिस्तान की मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर हमला किया हो, फौज पे हमला किया हो, तो उसका भी मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल ना हो। या आप ये चाहते हैं कि सिर्फ 9 मई के मुल्ज़मान का ना हो, बाकी सबका हो जाए? क्योंकि इस वक्त इमरान खान की एक और पिटीशन भी जो उन्होंने बतौर वजीर आज़म सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी अपने अटॉर्नी जनरल के जरिए, वो ये है कि सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होना चाहिए। अब देखें ना, एक उनकी पिटीशन मौजूद है कि सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होना चाहिए, और एक मौजूद है कि जी नहीं होना चाहिए। जब बारी अपने पे आई तो आपने इंसाफ का मयार ही बदल दिया। जब दूसरों की बारी थी तो आप कहते थे जरूर होना चाहिए। आपने अदरीस खटक की दफा बाकी लोगों को जो सजाएं हुई उनके खिलाफ अपील इमरान खान ने दायर की ना कि इनको मिलिट्री कोर्ट से ठीक सजाएं हुई हैं, पेशावर हाई कोर्ट ने वो सजाएं मुअत्तल की। उसके ऊपर जाकर स्टे तो इमरान खान की हुकूमत ने हासिल किया था ना कि नहीं, ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में ही होना चाहिए। तो आज रोने वाली कौन सी बात है कि अदरीस खटक का ट्रायल तो हो सकता है, खतीजा शाह का नहीं हो सकता? क्यों? दोनों बराबर पाकिस्तानी है मेरे नजदीक। दोनों का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो सकता है या दोनों का नहीं हो सकता। अब ये तो आप इमरान खान से अडियाला जेल में जाके पूछ लेना कि उन्हें अपने दौर में मिलिट्री कोर्ट के ट्रायल कबूल थे और आज कबूल नहीं है, क्योंकि आज अपने पांव जल रहे हैं। तो इसलिए इंसाफ का जो मयार है वो लोगों को जो दूसरों के बारे में सोचना है वही अपने बारे में सोचना है। इमरान खान साहब ने अगर तो अपने दौरे हुकूमत में मिलिट्री कोर्ट्स के ट्रायल का दिफा ना किया होता और उन्होंने ये ना कहा होता कि सिविलियंस का दहशतगर्दी, उनका तो है कि हर दहशतगर्द का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में करें। उनका क्लिप बनवा दें आप यहाँ पे, वो बतौर वजीर आजम यहाँ पे क्या कहते रहे हैं हमें, क्या, क्योंकि तब अपना नहीं ना हो रहा था, दूसरों का हो रहा था, तो कह रहे थे सबका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में करें। आज कहते हैं किसी का भी ना करें। तो जो राय उन्होंने बतौर वजीर आजम दी है आज उसकी पाबंदी करें। बाकी सुप्रीम कोर्ट में अगर अपील दायर करने का हक हासिल हो गया है और हम ख्याल बेंचेस का दौर खत्म हो गया है, तो क्यों हमारे दोस्तों को इस पर तकलीफ है? अब तो एक 3 रुकनी कमेटी बेंच बनाती है, आपको चीफ जस्टिस अकेला बेंच बनाता है।
और जिनको आज सरदार तारिक पे बड़ा इतराज है कि वो नहीं उठे, उन्हें तब उमर ताब बंदियाल पे क्यों नहीं इतराज था कि वो नहीं उठते थे? उन्हें तब इजाजुल हसन पे क्यों नहीं इतराज था, जिन पर इतराज किया जाता था तो वो नहीं उठते थे? उन्हें तब मुनीब अख्तर पे क्यों नहीं इतराज था, जब उन पर इतराज किया जाता था तो वो कहते थे नहीं हम नहीं केस करने हैं? एक ही बेंच ने 70 मुकदमे सुनने हैं सर, बाकी सारा सुप्रीम कोर्ट छुट्टी पे था यहाँ, अब तो सब सुन रहे हैं मुकदमे। तो इसलिए वो दौर भी याद है और ये दौर भी याद है। बाकी मैं समझता हूँ कि पार्लियामेंट ने 9 मई के मुल्जमान के मिलिट्री कोर्ट के ट्रायल के हक में करारदाद पास हुई है और सुप्रीम कोर्ट को पार्लियामेंट की राय का एहतराम करना चाहिए, और अगली जो पार्लियामेंट आएगी वो इस हवाले से कानून साजी और आइन साजी भी कर देगी, जो मुझे नजर आती है। तो इसलिए मुझे तो कोई बहाम नहीं कि ये जो आज जो शराइत लगाई भी गई हैं, ये 8 फरवरी के बाद जो पार्लियामेंट आएगी वो इस पे आईनी तरमीम और कानून साजी भी कर देगी कि 9 मई के मुल्जमान का तो मिलिट्री कोर्ट में ही ट्रायल होगा, कहीं और उनका ट्रायल मुमकिन नहीं हो सकता। अंबर, आप तो यकीनन मुझसे मुत्तफिक नहीं होंगी इसमें। सख्ती शदीद किस्म का मुझे इख्तिलाफ है जो आपने बातें की है, क्योंकि मैं कहूँगी सबसे पहले मैंने कोई सिविलियन नहीं, एक मिनट, मैं आपसे 2 सवाल, क्या इमरान खान साहब ने मिलिट्री और मैं आपको मैं अपील दायर की? आप तो दे रहे थे ना मुजम्मिल, आपने को 25 दफा इमरान खान का नाम लिया। अच्छा छोड़े ना, मुझे जवाब दे रहे थे और मैं हकाइक और मंतक नहीं, हम मैं इमरान खान की बात नहीं कर रही, मैं इमरान खान की बात नहीं कर रही, और मैं यही कहना चाह रही हूँ कि मैं हकाइक की बुनियाद पर और मंतक की बुनियाद पर आपका जवाब देना चाहती हूँ, अगर मुझे इजाजत मिले तो। बिल्कुल बिल्कुल, शो आपका है। ठीक है। अच्छा मुजम्मिल, सबसे पहले तो इदरीस खट्टक आपने जिक्र किया, ये बता दें कि सिर्फ जो 9 मई के मुल्जिमान हैं उनके हकूक और मिलिट्री कोर्ट्स में उनका जो मुकदमा चलने वाला है उसके हवाले से आवाज़ नहीं उठाई। मेरे जैसे लोगों ने इदरीस खट्टक के लिए भी आवाज़ उठाई, और दीगर जो इमरान खान के दौर में जिनको मिलिट्री कोर्ट्स में ट्राई किया गया, बल्कि मैं ये भी कहूँगी कि जो दहशत गर्दों को भी ट्राई किया गया था उस पर भी आवाज़ उठाई। और वजह क्या है? वजह यह है कि हम सिविलियन कोर्ट्स और मिलिट्री कोर्ट्स का मवाजना कर ही नहीं सकते। हम कैसे कर सकते हैं? क्या हमें रिपोर्टिंग की इजाजत है? क्या हम जा सकते हैं वहां? ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि एक मुकदमा चल रहा है बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी कि इमरान खान साहब का, वहां भी चले कम से कम 2-3 रिपोर्टर हैं, लेकिन उनको इजाजत तो है ना, कुछ तो है। यहाँ देखिए कि जो वकला है मुल्जिमान के, वो तो बार बार ये कह रहे हैं कि उनको मुकम्मल जो सबूत है वो फराहम नहीं किए जा रहे, जो गवाहान है उनकी फहरिस्तें जो है उनको फराहम नहीं की जा रही। तो ये जो गैप्स हैं ये ज़ाहिर एक शफाफ ट्रायल के बरक्स बनते हैं। तो हम आप और मैं मवाजना कैसे कर सकते हैं? हम सिर्फ कन्विक्शन रेट तो नहीं देखते, ये और ये भी नहीं हम देख सकते कि ड्यू प्रोसेस किस तरीके से फॉलो किया गया, क्योंकि कन्विक्शन रेट ही एक इंडिकेटर तो नहीं है। इंडिकेटर तो ये होना चाहिए कि किस हद तक जो ड्यू प्रोसेस है, जिसमें जाहिर है यहाँ तक तो मैं कहूँगी कि इजाज़त तो है, जाहिर है कि अपील भी दायर हो सकती है एक हायर कोर्ट में, लेकिन वो ड्यू प्रोसेस फॉलो होना होता है। यहाँ हमें मालूम नहीं होता, बिल्कुल पर्दा पड़ा होता है। तो हम मवाजना कर ही नहीं सकते कि मिलिट्री कोर्ट्स बेहतर है या सिविलियन कोर्ट्स बेहतर है, इसलिए क्योंकि वहाँ हमें इजाज़त नहीं होती। फिर आपने कुलभूषण जाधव की भी बात की। अब देखें, मैं आपको बताती हूँ कि कुलभूषण जाधव का जो केस, आपको मालूम है कि ट्रायल हो गया, सजा होगी, सब कुछ हो गया, उसके बाद बैनुल-अक़वामी बिरादरी की तरफ से एतराज़ात भी उठ गए। और वजह क्या थी? इसलिए क्योंकि ड्यू प्रोसेस नहीं फॉलो किया गया था। जब उनका केस भी चल रहा था, मुकदमा चल रहा था, मैं आपको ये बता दूं कि उस वक्त जो पाकिस्तानी वकला की टीम के कुछ लोग थे, उन्होंने मुझे बताया था कि उनको भी खदशा था, क्योंकि जल्दबाजी में हुआ, शफाफियत नहीं थी, ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं किया था, उनको डर था कि इसको चैलेंज कर दिया जाएगा। तो यही एक्चुअली नुकसान होता है कि अगर आप जल्दबाजी में कोई मुकदमा चलाएं। हमने देखा जिस तरीके से मियां नवाज शरीफ का भी जल्दी पैनामा पेपर्स वगैरह सब कुछ कर दें, ट्राई कर दें, ये जो गैप्स रह जाती है सिर्फ तहकीकात में नहीं, ट्रायल प्रोसेस में जो रह जाती हैं, बाद में फिर मसला करती हैं, फिर जो निज़ाम है इंसाफ का उस पर सवालात होते हैं। मसला ये है। ठीक है, नसीम सिद्दीकी साहब। मुजम्मिल साहब, बात ये है कि देखें, बात हो रही थी मिलिट्री कोर्ट्स की ना, वहाँ पे कोई इमरान खान की बात नहीं हो रही थी। असल में आपको है इमरान खान फोबिया। आपने को 25 दफ़ा इमरान खान का नाम लिया, इमरान खान की मिसाल दी। अगर इमरान खान कोई गलत काम करता रहा है तो क्या उसका जो नतीजा है वो अवाम भुगते या उसकी सज़ा अपने अवाम को देनी है? हम तो एक लीगलाइज बात कर रहे हैं। मैंने भी वो बात की है, अंबर ने भी वही बात की है कि इसमें शफाफियत होनी चाहिए। आप क्यों नहीं इसके सिविल ट्रायल्स करते? क्यों नहीं आप
दहशतगर्दी की अदालतों में ट्रायल करते, वहाँ पे आपको नजर आए कि अगर उनको कोई छूट दी जा रही है या कोई ऐसी चीज हो रही है, तो वहाँ पे आप अपना इन्फ्लुएंस यूज कर सकते हैं। आप आजकल के भी जो फैसले हो रहे हैं उस पर इन्फ्लुएंस यूज कर रहे हैं ना, कि किसी का एक जमानत होती है, आप उसको दूसरे केस में पकड़ लेते हैं, दूसरे में जमानत होती है, तीसरे में पकड़ लेते हैं। तो ये चीजें नजर आ रही है कि इसके अंदर शफाफियत नहीं है। और जिस तरह मैंने जज साहिबान की बात की थी, तो मैंने उसमें पिछले 3, 4, 5 साल का हवाला दिया है कि क्यों इस तरह का तासुर डेवलप हो रहा है कि 15-16 जजेस हैं, पूरे कौम की नज़र उनके ऊपर है, उनके जो है हमें उनके अंदर डिवीजन नज़र आती है। पहले भी जो हो रहा था गलत हो रहा था, अभी भी जो हो रहा है गलत हो रहा है। तो ये इस गलत को दुरुस्त होना चाहिए, क्योंकि सफ़र पाकिस्तान कर रहा है, पाकिस्तानी कौम सफ़र कर रही है, भले वो सिविलियंस के अदालतों से फैसले हों या मिलिट्री कोर्ट से हों, लेकिन ये एक नई तोजी जो है वो बनती चली जा रही है कि 9 मई जिसने किया जी बस पकड़ लो उसको, उसके नाम पे कितनी गिरफ्तारियां, कितनी जाली गिरफ्तारियां डाली गई हैं अदालतों से। किसी एक को आप बताएं मुझे रिलीफ मिल रहा है? जो आप, अगर मैं यहाँ पे मिसाल दूं कि एक खातून जो है वो गाड़ी में मौजूद हैं और आपने उनको शामिल करवा दिया दूसरी पार्टी में, उनको 9 मई में आपने माफ़ी दे दी, जिसने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी आपने उसको माफ़ी दे दी, और बाकी जो वर्कर्स हैं उनके ऊपर केसेस चल रहा है। तो ये डबल स्टैंडर्ड्स नहीं होने चाहिए ना। आपको शफाफियत आवाम को या इंटरनेशनली किस तरह नजर आएगी? जिस तरह अंबर ने कलभूषण की भी मिसाल दी कि ठीक है, वो तो बिल्कुल एक क्लियर कट नजर आ रहा है कि पाकिस्तान का दुश्मन है, जासूस था दुश्मन मुल्क का, उसने पाकिस्तान के दहशतगर्दी के में उसका हाथ था, और लेकिन उसका भी ट्रायल आपको करने में शफाफियत दिखानी पड़ रही है। तो ये तो अपने सिविलियंस हैं। ये तो जब आप BLA की बात करते हैं, दूसरों की बात करते हैं, आप कहते हैं कि हमने इनको कौमी धारे में शामिल करना है, भटक गए थे, तो आप फिर इनको सिविलियन कोर्ट्स में इनके मामलात को चलने दें, और उसके बाद अपना अगर वहाँ पे कोई फैसला नहीं होता तो बड़ी कोर्ट्स मौजूद है। असल में तो हमें अपना जो हमारा सिविलियन कोर्ट्स का तौर तरीका है उसको स्ट्रेंथन करना है। सिविलियंस के सिविलियंस कोर्ट्स में ही अगर फैसले हों तो बेहतर है। हमने किसी ने भी ये नहीं कहा कि उनको माफ़ कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। जो 9 मई में इन्वॉल्व है उनको कैफले किरदार तक पहुँचना चाहिए। नसीम साहब, मैंने तो ये बात कही कि जो आज सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट्स की मुखालफत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में खड़े हैं, वो कल सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के हक में भी खड़े थे। उनकी बात नहीं कर रहे, हम तो बात कर रहे हैं। नहीं, मैं उन्हीं की बात, आप मुझसे सवाल पूछा है, आपने अंबर से सवाल पूछा है, तो आप हमारे ख्यालात को ले लेना, आप उधर ना चले जाए ना, अपोजिशन पार्टी ना करे। नहीं, मैं आपके ख्यालात का जवाब नहीं दे रहा, मैं अपनी बात करूंगा। मैंने को आपके साथ जवाबदेही तो नहीं खेलनी। मेरा ये मौकफ है कि जो आज सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट के ट्रायल के खिलाफ खड़े हैं, वो कल सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट के ट्रायल के हक में खड़े थे जब हुकूमत में थे। मैं इस तजाद को सामने लाने की कोशिश कर रहा हूं कि उनके मौकफ में, देखें, उनके मौकफ में जो ये तब्दीली है वो 9 मई की वजह से आई, क्योंकि अब वो खुद पकड़े गए हैं। तो कल जब दूसरे लोग पकड़े जा रहे थे तो वो उसको जस्टिफाई कर रहे थे। मैं सिर्फ ये तजाद सामने लाने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरा मेरा ये मौकफ है कि जिन जमानतों की आप बात करते हैं, यहाँ तो जमानतों की एक सियासी जमात के लिए लूट सेल लगी हुई है। एक दिन में 20-20 जमानतें दी जाती हैं। यही तो सहूलतकारी है जिसके खिलाफ इस मुल्क के अदालती निजाम की सियासी सहूलतकारी है। में दे दी तो कौन सा आसमान जमीन पे गिर पड़ा? यहाँ तो 24-24 महीने किसी की जमानत ही नहीं होती थी इमरान खान के दौर में, और यहाँ 9 मई के मुल्जमान की आप बताएं, आज मैं और आप 13 दिसंबर को बात कर रहे हैं, एक ट्रायल भी शुरू हो चुका है चलान मुकम्मल होने के बावजूद। किसी अदालत ने ट्रायल शुरू किया है? क्योंकि अदलिया की सहूलतकारी है। यहाँ तो आप कहें ना कि चीफ जस्टिस ने इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में ट्रायल शुरू करा दिए हैं और बड़े अच्छे और शफाफ ट्रायल शुरू है। चूंकि वो ट्रायल शुरू है, लिहाजा आप भाई चलान जमा हो चुके हैं, अदालतें ट्रायल नहीं कर रही हैं, क्योंकि एक सियासी जमात की सहूलतकारी जारी है, वो नहीं उनको सजाएं देना चाहती। तो अगर इस मुल्क का अदालती निजाम एक सियासी जमात के साथ खड़ा हो गया है आकर, और उनकी प्रोटेक्शन जमानतें भी दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, क्या करें? उनको मुल्क ठेके पे दे दें?
कि उनके साथ 4-6 जजेस मौजूद हैं, 2 हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस मौजूद हैं जो जमानतों पर जमानतें दी जा रहे हैं। इसीलिए वो चाहते हैं कि जो मुकदमात हो वो उन 2 हाई कोर्ट में हो, बाकी कोई ना हो, क्योंकि वहां से उनकी सहूलतकारी जारी है। तो इसको भी तो देखना पड़ेगा ना रियासत को। क्या करे, उन 2 हाई कोर्ट्स के आगे पूरी रियासत सरेंडर कर दे कि ये 2 हाई कोर्ट्स में सहूलतकारी जारी है, या जमानतों की लूट सेल जारी है, या डिस्चार्ज किया जा रहा है मुकदमात को पहली समात पर, जो पहले कभी जिसकी मिसाल नहीं मिलती है। तो ये तजाद भी हमें देखना पड़ेगा अदलिया का। नहीं, तजाद से आ गया। नवाज शरीफ को जिस तरह बरी किया जा रहा है, तो ये क्या सहूलतकारी नहीं हो रही? ये क्या डील के तहत वापस नहीं आए? जो मुकदमे 2-2 4-4 साल चले, 2-2 दिन में उनको बरी किया जा रहा है, तो ये भी तो सहूलतकारी हो रही है ना। इस तजाद को 5 साल लगे हैं भाई, 2018 के बाद 2023 में बरी हुआ है, 5 साल लगे हैं अपील का फैसला होने में। एक दिन में अपील नहीं हुई। यहाँ परवेज लाई को पहली पेशी में डिस्चार्ज किया जाता है, बीच में जमानतें दी जाती हैं एक दिन में, रात 11 बजे तक अदालत बैठी रहती है। कब आएगा तो हम जमानत दे देंगे। सहूलतकारी हो रही है। सीयू कहा जाता है, गुड टू सीयू कहा जाता है मुल्जमान को यहाँ पे। तो वो सब हमारे सामने है। बहरहाल मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाजरीन। साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ ने कहा है कि जिन्होंने कौम के के साथ ज्यादती की है उनसे हिसाब लेना ज़रूरी है, ताहम वो ज़ाती तौर पर कोई इंतकाम नहीं लेना चाहते। अब जब हिसाब लेने की बात है तो फिर क्या इंतकाम की बात है? और क्या जिन्होंने ज्यादती की है उनसे हिसाब लेना इंतकाम है या इंसाफ है? ये भी एक अजीब बात है। अगर किसी ने मेरे साथ ज्यादती की है, मैं उस ज्यादती का कोई हिसाब मांगूं या उस पर इंसाफ मांगूं, तो क्या मैं इंतकाम मांग रहा हूं? तो इस पर हम बात करेंगे सेगमेंट में। अंबर, आपको लगता है कि जब कोई कहे कि मेरे साथ जो ज्यादती हुई है मैं उसका हिसाब मांगता हूं, तो वो इंतकाम मांग रहा होता है? नहीं मुजम्मिल, मैं नहीं समझती कि इस जो मियां नवाज शरीफ ने बात की है कि हिसाब वो चाहते हैं वो इंतकाम है, क्योंकि एक सोच जरूर पाई जाती है कि मिट्टी पाओ आगे बढ़ो। जैसे जब मियां नवाज शरीफ 2013 में आए थे और उस वक्त भी 1999 का जो कू है और मुशर्रफ ने की आमरीत के बाद और जो हुआ उसका हिसाब वो चाह रहे थे। मैं नहीं समझती इंतकाम है ये कि अगर हम इसको देखेंगे अकाउंटिंग का ज़ाहिर टर्म, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि किसी ने तो 2/2 मेरा तो यही मौका है कि मिट्टी नहीं पानी चाहिए। ये बहुत लोगों का यही ख्याल है ना कि छोड़े पीछे हो गया, आगे बढ़ने की बात है। हम आगे नहीं बढ़ रहे, हम उसी साइकिल में फंसे हुए हैं। 5 साल एक सियासी जमात निशाने पे रहती है, 5 साल बाद एक और सियासी जमात निशाने पे रहती है, और आप मुझसे ये मत आर्ग्यू करें कि वो उनकी गलती है और वो उनकी गलती है। इसके कोई मानी नहीं रखते। अगर आम लोगों से पूछे, उनको तो यही नजर आता है ना। क्या नजर आता है कि 2013 में कोई और था, 2008 में कोई और था, 2002 में कोई और था, 2024 में कोई और होगा जिसको निशाना बनाया जाएगा। तो मेरे ख्याल में कि ये साइकिल एक तोड़ने का तरीका तो ये है हिसाब का ये नहीं मतलब कि सजा होगी, लेकिन कम से कम हम निशानदेही कर सकते हैं और फिर आगे हम सोच सकते हैं कि साइकिल को कैसे तोड़े। मेरे ख्याल में कि ये बहुत अहम है। और मैं नहीं समझती कि जो मियां नवाज शरीफ ने बात की, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये भी ख्याल है कि वो दोबारा से अपने जारहाना तरीका, वो जैसे बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी बात की थी कि वो मियां साहब दोबारा से वो फिर टारगेट करेंगे मिलिट्री को और वो लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। ये लड़ाई झगड़े की बात नहीं है। पाकिस्तान को आगे अगर बढ़ना है सियासी तौर पर, मुआशी तौर पर, समाजी तौर पर, तो मेरे ख्याल में कि ये हिसाब यही वक्त है और देर बहुत हो चुकी है ऑलरेडी। नसीम सिद्दीकी साहब, आप समझते हैं कि नवाज शरीफ इंतकाम की सियासत की तरफ बढ़ रहे हैं या वो इंसाफ की सियासत की तरफ बढ़ रहे हैं? नहीं, मेरा ख्याल है कि बिल्कुल उनको इंसाफ चाहिए। देखिए, वो जिस तरह समझते हैं वो चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से देख सकते हैं। डेफिनेटली पाकिस्तान के 3 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं। इंसाफ उनको मिलना चाहिए। मैं नहीं समझता कि ये इंतकाम है। अंबर की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि ये सिलसिला ख़त्म होना चाहिए कि जी आगे बढ़ो। आखिर ये मामला
किस तरह चलते हैं, किस तरह 1999 में पहले उनको निकाला, 14 साल गुजरे, फिर उनकी हुकूमत वापस आई। आप पहले डिसाइड तो कर लें कि वो हाईजैकर हैं, वो दहशतगर्द हैं, कि वो मुल्क के वज़ीर आज़म हैं। और ये आप कभी जिसको वज़ीर आज़म को कुछ से कुछ बना देते हैं। वो नवाज शरीफ साहब ने कहा ना कि सुबह मैं गया हूँ ऑफिस तो मैं वज़ीर आज़म था और शाम को मैं निकला तो मैं दहशतगर्द था। तो बिल्कुल इंसाफ मिलना चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए और पता चलना चाहिए कि ये तमाम मामला कहाँ से बिगड़ते हैं। फिर बात एक और भी होती है मकाफात अमल। अगर मेरी मेमोरी ठीक है और मैंने कुछ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की वीडियोस देखी थी जिसपे उन्होंने नवाज शरीफ साहब के इल्ज़ाम लगाया है कि इन्होंने IGI बनाई। वो IGI किसने बनाई थी, किसके ऊपर इल्ज़ाम था? अंबर ने उस तरफ इशारा दिया है और मोहतरमा ने भी नाम ले लेके किया कि कौन सा इदारा जो है उनकी हुकूमत गिराना चाहता था। उन साजिशों में नवाज शरीफ साहब शामिल होते थे। जिस तरह जनरल जिलानी के साथ मिल के जुनेजो साहब की गवर्नमेंट ख़त्म हुई और नवाज शरीफ साहब को लॉन्च किया गया, तो ये सिलसिले मुल्क में ख़त्म होने चाहिए। कहा जाता है 2018 में जिस तरह RTS को बिठाया गया, इमरान खान साहब की सिलेक्टेड गवर्नमेंट को बिठाया गया, तो क्या इसकी तहकीक नहीं होनी चाहिए? और अब आज क्या हो रहा है? आज कौन लाडला है या सुपर लाडला कौन है? जिस तरह अदालतों से मिनटों सेकंडों के अंदर केस खत्म किए जा रहे हैं, एक तासुर मिल रहा है ना, मेरे कहने से कुछ नहीं होता है, एक तासुर मिल रहा है। आप देख ले कि जिधर भी बात हो रही है वो यही हो रही है कि कल नवाज शरीफ मुजरिम थे, आज वो जो है उनको क्लीन चिट दी जा रही है। आज इमरान खान मुजरिम है, कल उनको क्लीन चिट दे दी जाएगी। आसिफ जरदारी साहब एक वक्त में 10% थे, टांग पे बम बांध के वो लोगों से पैसे लेते थे, मुल्क के करप्ट तरीन इंसान थे, फिर उनको सदर बना दिया गया। फिर दोबारा उनके ऊपर इल्ज़ामात लगे, उनको कस्टडी में रखा गया। हालांकि वो जो फेक अकाउंट केस है वो इमरान खान ने नहीं बनाए थे, वो स्टेट बैंक की कंप्लेंट के ऊपर उस वक्त के वजीर दाखिला चौधरी निसार के अंडर वो केसेस बने थे। तो ये केसेस कहाँ चले जाते हैं? एकदम से जो है वो दूध का दूल्हा साबित कर दिया जाता है। तो मेरे ख्याल से नवाज शरीफ साहब की जो फरमाइश है या उनका कहना है कि उनको इंसाफ चाहिए, उनको इंसाफ मिलना चाहिए, लेकिन सिर्फ उन्हीं को इंसाफ नहीं मिलना चाहिए, तमाम लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। बेसिकली पाकिस्तानी कौम को इंसाफ मिलना चाहिए कि उनको पता तो चले कि इस मुल्क में अरबों खरबों की करप्शन हो रही है। तो अगर नवाज शरीफ नहीं लेके जाता, फरागोगी नहीं लेके जाती, जरदारी साहब नहीं लेके जाते, मोनस नहीं लेके जाता, तो लेके कौन जाता है? अवाम तो बुरी तरह पिस रही है। जो 2 वक्त की रोटी पे पहले गुजारा करती थी, शायद उसको आज 1 वक्त की रोटी नहीं मिल रही। जिन माँ बाप ने लाखों रुपए देके अपने बच्चों को, नौजवानों को डिग्रियां दिलवाई हैं, पढ़ाई करवाई है, वो आज बेरोजगार फिर रहे हैं। तो इस मुल्क का जो सत्यानाश किया है, इसका जिम्मेदार कौन है? तो मेरे ख्याल से बिल्कुल नवाज शरीफ साहब की बात ठीक है कि इस मुल्क के साथ इंसाफ होना चाहिए, उनके साथ इंसाफ होना चाहिए और हमें पता चलना चाहिए कि मुल्क में खराबी किस जगह है। इतना खूबसूरत मुल्क है, इतने प्यारे मौसम है, हर फल सब्जी वहाँ पे होती है, लोग मेहनती हैं, लेकिन फिर भी क्यों मुसीबतें उस मुल्क के अंदर? तो ये कौन मुसीबतें लाता है, ये कौन साजिशें करता है, ये बिल्कुल पर्दाफाश होना चाहिए। और जो उसमें जिसके ऊपर इल्ज़ाम आता है या साबित होता है, उनको कैफरे किरदार तक पहुंचना चाहिए। आपको पता है कि जो असल लोग इन्वॉल्व होते हैं ना, उनका कोई नाम लेता है और वो बच के हमेशा हमेशा निकल जाते हैं और होने को कुछ भी नहीं होता। जी मुजम्मिल साहब। देखिए नसीम सिद्दीकी साहब, बात यह है कि नवाज शरीफ साहब तो उन जजेस से हिसाब की बात कर रहे हैं जिन जजेस ने उन्हें गलत सजाएं दी। वो सुप्रीम कोर्ट के उन जजेस के नाम ले रहे हैं, मॉनिटरिंग जज का नाम ले रहे हैं, जाजुल हसन साहब का, आज उन्होंने शेख हजमत सईद का नाम लिया है, वो आसिफ सईद खोसा का नाम लेते हैं, वो साकिब निसार का नाम लेते हैं। लेकिन मजबूरी ये है कि पाकिस्तान के आइन में जजेस को एक ख़ास तहफ़्फ़ुज़ हासिल है कि उनके गलत फैसलों के ख़िलाफ़ भी आप उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, एक इम्यूनिटी हासिल है। इसलिए तो आप देखें जिन जजेस ने रेकोडिक का फ़ैसला किया और उससे पाकिस्तान को $6 बिलियन का नुकसान हो गया, हम उन जजेस को आज तक पेंशन और मराहत दे रहे हैं। हम उनकी पेंशन नहीं बंद कर सकते कि भाई आपकी वजह से $6 बिलियन का नुकसान हो गया, क्योंकि आइन ने उन्हें एक तहफ़्फ़ुज़ दिया हुआ है कि वो गलत भी फैसला करें तो जज के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। और ये एक अदलिया की आज़ादी के लिए ज़रूरी भी है कि जज गलत फैसला करे तो जज के खिलाफ कार्रवाई ना हो, ताकि जजेस आज़ादाना फैसला करें। अगर आप कार्रवाइयाँ करनी शुरू कर देंगे तो जज डर के फैसला करेंगे, तो इसलिए जजेस को एक इम्यूनिटी दी गई है। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि नवाज शरीफ साहब जब ये कहते हैं कि शेख हजमत सईद से हिसाब होगा, साकिब निसार से हिसाब होगा, आसिफ सईद खोसा से हिसाब होगा, जब वो कहते हैं कि जाजुल हसन का मॉनिटरिंग जज बनने का हिसाब होगा, तो आइन में तो इसकी गुंजाइश नहीं है। मेरे नज़दीक आइन तो बड़ा वाज़ेह है कि जजेस के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती।
आइन में शायद फौजियों को वो तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है। आप किसी आर्टिकल 6 तो लगा सकते हैं किसी रिटायर्ड आर्मी चीफ पर अगर उसने आमरीत की है, लेकिन आप उन जजेस पर आर्टिकल 6 नहीं लगा सकते जिन्होंने आमरीत को तहफ़्फ़ुज़ देने का फैसला किया है, क्योंकि जज को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। अगर उन्होंने मुशर्रफ को आइन में तरमीम करने की भी इजाज़त दे दी है तो आप उस जज के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते, आप मुशर्रफ के खिलाफ तो कर सकते हैं। तो ये हमारे आइन की एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है और ये दुनिया भर के आइन में ऐसा मौजूद है, हमारी कोई यूनिक सूरत हाल नहीं है। लिहाजा जब मैं देखता हूँ तो मुझे नहीं नज़र आता कि जो बात वो कर रहे हैं उसकी अमली शक्ल क्या होगी। क्या ये बात सिर्फ राय आमा हमवार करने तक है? क्या हम अवाम की अदालत में उनको सज़ा देना चाहते हैं और वो अवाम की अदालत उन्हें मुजरिम करार दे दे, कानून की अदालत बेशक ना करार दे? तो फिर तो ये बहस ठीक हो सकती है कि आप रोज़ अवाम की अदालत में उनका ट्रायल करेंगे और सज़ा दे दें अवाम की अदालत से, लेकिन कानून की अदालत में कैसे होगा, इसका फिलहाल आइन कानून में कोई रास्ता नहीं है। बहरहाल मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आते हैं तो अगले सेगमेंट पे जाएं। प्रोग्राम खबर और तजिया में एक बार फिर खुशामदीद। और अब बात करते हैं साइफर केस की, जहां आज बड़ी खबर आई है। उसके हवाले से बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साहब पर साइफर केस में फर्द जुर्म दूसरी बार आयद कर दी गई है। और इस वक्त जो उनके वकील हैं दोनों के, सलमान सफ्तर साहब, उन्होंने ज़ाहिर एतराज़ भी किया। ये उनका कहना है उनका मौक़िफ़ है कि बहुत जल्दबाजी में ये मुकदमा चलाया जा रहा है और ये भी बताया जा रहा है कि 6 मुख्तलिफ चालान जो है, पिटिशन जो है वो दायर कर चुके हैं, क्योंकि जो दस्तावेज़ात हैं वो नामुकम्मल हैं। मैं सबसे पहले तो मुज़म्मिल आपसे सवाल यहाँ करना चाहूँगी। आपका बार बार कहना है कि ये जल्द, अब क्योंकि फर्द जुर्म आयद हो गई है दूसरी बार, ये अब जल्द ट्रायल मुकम्मल हो जाएगी, लेकिन गवाहान की लिस्ट बहुत लंबी है, प्रोसेस भी जो है वो थोड़ा सा टाइम तो लेता है। आप समझते हैं कि ये इंतखाबात से कबल ये इस पे सज़ा हो जाएगी, इस पर फैसला आ जाएगा? जी, मुझे लगता है बाय मिड जनवरी आ जाएगा। और आप देखें, जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रीट्रायल का हुक्म दिया और कहा कि दोबारा रीट्रायल किया जाए और पैदे जुर्म और गवाहान ख़त्म कर दिए, तो बहुत सारे हमारे तहरीक इंसाफ के वकला ने कहा आज हम जीत गए हैं, साइफर ख़त्म हो गया है, अब साइफर तारीख का हिस्सा बन गया है, ट्रायल ख़त्म हो गया है, अब इसका ट्रायल नहीं होगा। तो मैंने तब भी आपके शो में कहा था कि इसी तरह कि ये 10-15 दिन ऊपर नीचे का खेल है, कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं जो जिस तरह अदालत ने कही हैं वैसे पूरी कर दी जाएंगी और ट्रायल जेल में ही होगा और फर्द जुर्म दोबारा लगेगी और मुझे लगता है अगले 1 माह में ये ट्रायल मुकम्मल हो जाएगा। इसमें कोई रुकावट नहीं है, कोई इतने ज़्यादा गवाह भी नहीं है। बाकी जो डिफेंस है उसका काम है ट्रायल को लंबा करना, वो दरखास्तें भी दे, ट्रायल डिले भी करे, स्टे लेने की कोशिश भी करे, वो उनका लीगल राइट है, वो करते रहेंगे। लेकिन मुझे ये ट्रायल बाय मिड जनवरी मुकम्मल होता नज़र आ रहा है। अच्छा, आपको लग रहा है। और नसीम साहब, आप भी समझते हैं कि जल्दी मुकम्मल हो जाएगा मुकदमा, फैसला आ जाएगा? देखिए अंबर, बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है। बात यह है कि 9 मई के जैसे केसेस हैं और बड़े संगीन किस्म के केसेस हैं और भी बहुत चीज़ें साथ साथ चल रही हैं, लेकिन क्या वजह है कि ये साइफर केस को जो है वही तेज़ी के साथ चलाया जा रहा है। और ये साइफर है कि कितनी एम्बिग्विटीज़ है। कभी तो अपोजिशन मानती नहीं थी कि साइफर कोई भी चीज़ नहीं है, फिर जो कागज़ इमरान खान साहब ने जलसे में लहराया था वो कागज़ था, उसके अंदर कोई चीज़ मौजूद तो नहीं थी। और साइफर के जब आप लफ्जी मायने भी लेती हैं, जब वो डीकोड हो जाता है तो फिर वो कोई ऐसा डॉक्यूमेंट सीक्रेट रह नहीं जाता। और फिर जिस सीक्रेट को आपके कौमी सलामती कमेटी ने 2 दफ़ा डिस्कस किया और कहा कि बिल्कुल ये नाजेबा अल्फाज थे, पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत थी, तो जब ऐसी चीज़ आ रही है और जिस वज़ीर आज़म उस वक्त के वज़ीर आज़म के खिलाफ वो चीज़ हो रही थी, आप उनके ऊपर सीक्रेट एक्ट में केस चला रहे हैं और इतनी जल्दबाजी के अंदर चला रहे हैं, जेल के अंदर चला रहे हैं, शफाफियत उसमें कोई नज़र नहीं आ रही, तो फिर वो पॉलिटिकल मोटिव्स नज़र आ जाते हैं। अभी पिछले सेगमेंट में मुज़म्मिल साहब ने बहुत अच्छी बात की थी, कि बात करते कि जिस तरह जजेस का कंडक्ट रहा है और आइन में गुंजाइश नहीं है, तो भाई आइन में गुंजाइश निकालनी चाहिए। अगर हमारे मुल्क में इस किस्म के मामलात होते हैं तो आइन में बिल्कुल गुंजाइश निकाले। एक वक्त वो भी था जब टेलीफोन करके तो जजेस को इंस्ट्रक्शन दी जाती थी कि आप इस
इस तरह हमारे मुखालफिन या अपोजिशन वालों को ये सज़ा दे दें और उनको इतना जुर्माना कर दें। तो मेरा मतलब है कि हर चीज़ की जो है ना वो स्क्रूटनाइजेशन होनी चाहिए और इन चीज़ों को अब इख्तिताम तक पहुंचना चाहिए। और अभी भी आप देखें कि जिस तरह पनामा को हथियार बनाया गया था, पनामा में 400 से ज़्यादा लोगों के नाम थे पाकिस्तानियों के, लेकिन नवाज शरीफ साहब के ऊपर केस चलाया गया और बेटे से तनख्वाह ना लेने के ऊपर उनको सज़ा दे के उनको नाअहल कर दिया गया। तो इसी तरह ये साइफर केस भी है, क्योंकि आज जो स्टैब्लिशमेंट है उस वक्त की स्टैब्लिशमेंट नवाज शरीफ के खिलाफ थी, आज की स्टैब्लिशमेंट इमरान खान के खिलाफ है। तो बस कोई केस चाहिए है, उसको चलाना है, उसमें उनको मुजरिम साबित करके उनको उसमें बस सज़ा दे देनी है, नाअहल कर देना है, इलेक्शन से पहले पहले करना है। जो स्क्रिप्ट लिखी गई, जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जिस लंदन प्लान की बात करते थे, वो हर बात उसमें से साबित होती जा रही है, हर बात नज़र आती चली जा रही है। जिस तरह नवाज शरीफ साहब के केसेस जल्द से जल्द ख़त्म किए जा रहे हैं, उनको एक वज़ीर-ए-आज़म के कैंडिडेट के तौर पर जो है फ्रंट पर लाया जा रहा है और सबको नज़र आ रहा है कि नवाज शरीफ साहब चौथी दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे, ज़रूर बने, आए इलेक्शन जीते हैं, उनकी पार्टी सबसे ज़्यादा वोट लेती है, सीटें लेती है, वो आके बने। लेकिन जिस तरह आप इस साइफर केस में अब क्या वजह है कि इलेक्शन से पहले पहले जब हमने देखा था कि अक्सर केसेस होते थे अपोजिशन के ऊपर, तो जब निगरान गवर्नमेंट आती थी तो वो स्लो डाउन हो जाते थे या उनको फिलहाल रोक दिया जाता था कि अब इलेक्शन की कैंपेन चल रही है, इलेक्शन में जाना चाहिए। और जिस तरह मुज़म्मिल साहब ने बात की आला अदलिया के जजों की, तो क्या सिर्फ जजों को ही हम मुर्दे इल्ज़ाम ठहरा सकते हैं? क्या उनके पीछे इस्टेब्लिशमेंट नहीं होती? इस्टेब्लिशमेंट का क्या उनको इंस्ट्रक्शंस नहीं आ रही होती? और हर दौर में होता है कि इस्टेब्लिशमें की इंस्ट्रक्शन आ रही होती है। ठीक है, क्योंकि वक्त इस सेगमेंट का थोड़ा मैं आपको यहाँ रोकूंगी। आपने एक नुक्ता जो उठाया था, मैं चाहती हूँ कि मुज़म्मिल इसका जवाब दें। लंदन में मौजूद है, लंदन प्लान की आपने बात की, आपको लगता है कि जो इमरान खान साहब जिस लंदन प्लान का जिक्र कर रहे हैं वो आहिस्ता आहिस्ता साबित हो रहा है, जैसे नसीम साहब कह रहे हैं? लंदन प्लान तो था जब इमरान खान और ताहिर कादरी की लंदन में मुलाकात हुई थी और धरना प्लान हुआ था। अभी नवाज शरीफ का क्या लंदन प्लान है, वो तो पाकिस्तान आ गए हैं। पाकिस्तान प्लान है जो चल रहा है। और ये जो साइफर है ये एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट था, जलसों में नहीं लहराया जा सकता, डीकोड करके भी नहीं लहराया जा सकता। अगर ये डीकोड करके लहराया जा सकता है तो फिर इसका कोडेड रखने की जरूरत क्या है? अगर आपने डीकोड करके इसका कंटेंट आम कर देना है तो फिर उनको वो लैंग्वेज पता लग गई, डीकोड हो गया, फिर इसको कोडेड रखने की जरूरत क्या है? तो ये एक वजीर आजम ने एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट जो है वो पब्लिक किया है जिस पे उसके खिलाफ मुकदमा है। साइफर अगर आया भी था तो उसको जलसे में नहीं लहराया जा सकता, उस पर सियासत नहीं हो सकती। यही आप हलफ उठाते हैं कि जो बतौर सरबराह मुमलिकत मेरे इल्म में कौमी राज आएंगे, मैं उनको ना अपनी सियासत और ना अवाम के साथ किसी को उसका जिक्र करूंगा। हलफ के बुनियादी अल्फाज हैं जब एक वजीर आजम, तो अगर बतौर वजीर आजम उनके जो बातें आई वो उसके ऊपर ना सियासत कर सकते हैं ना किसी को बता सकते हैं, वरना वजीर आजम का हलफ जो है वो बदल दे और कहे कि जो बतौर वजीर आजम उनके सामने फाइल आएगी वो अगले दिन उसको जलसे में लहराने की उन्हें खुली इजाजत होगी। ठीक है मुज़म्मिल, अभी तो हलफ नहीं है। जी 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 बिल्कुल, आपका मौक़िफ़ आ गया मुज़म्मिल। अब नसीम साहब आप ज़ाहिर है जवाब भी देना चाहते हैं। मैं साथ साथ एक इजाफी सवाल जल्दी से देती हूँ, 2 मिनट है हमारे पास। एक आपने कहा कि ये वज़ीर आज़म थे, उनके खिलाफ एक साजिश हुई, उनका हक था, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लेकिन आप देखिए गवाहान की जो फहरिस्त में भी आप देखिए, आप आज़म खान को भी छोड़ देते हैं कि चले अगर उन पर दबाव था, हम फर्जी तौर पर मैं कह देती हूँ, मुबैना तौर पर, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ असद मजीद है, जो दीगर दफ्तर खारजा के अफसरान हैं, वो भी गवाह हैं। आप समझते हैं कि ये केस स्ट्रॉन्ग है या नहीं स्ट्रॉन्ग है? छोड़ दें कि अगर कि इमरान खान को वाकई उनको मुजरिम डिक्लेयर करना चाहते या नहीं, इलेक्शन से पहले कन्विक्ट करना चाहते, एक और कन्विक्शन लाना चाहते हैं, नहीं, आप समझते हैं केस स्ट्रॉन्ग है या नहीं है? अमर, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया। जिस तरह मुज़म्मिल साहब अभी बात कर रहे थे ना, बात यह कि एक वक्त वजीर आजम पाकिस्तान है, वो नवाज शरीफ है, इमरान खान है, आसिफ अली जरदारी, कोई भी वजीर आजम पाकिस्तान है और उसके खिलाफ साजिश हो रही है और कौमी सलामती कमेटी भी कहती है कि ये पाकिस्तान के मामलात में दखल अंदाजी है। तो ये कौन सा सीक्रेट है मेरे भाई? आप एक वजीर आजम के खिलाफ साजिश हो रही है और वो सीक्रेट बन गया मुल्क का। वो कोई एटम बम बनाने का फार्मूला तो लीक नहीं कर रहा, वो कोई मिसाइल बनाने का फार्मूला तो लीक नहीं कर रहा। और जो अंबर आपने बात की है उसमें देखें वक्त के जो गवाहान होते हैं, वो तो आपने हमीदुर रहमान कमीशन की अगर रिपोर्ट आपने पढ़ी हो उस वक्त का देख लें, आप देख लें कि इसाक डार साहब किस तरह वादा माफ गवाह बन गए थे अपना हदैबिया
पेपर मिल में नवाज शरीफ के खिलाफ, तो ये वक्त वक्त की बात होती है। सरकारी अफसरान होते हैं, प्रेशर्स भी होते हैं, इनको अपनी नौकरियों के भी मामला होते हैं, एस्टेब्लिशमेंट की इन्वॉल्वमेंट भी होती है। तो जब आपके खिलाफ चीजें चल रही हो तो फिर हर चीज आपके खिलाफ ही आती है, वो गवाह खिलाफ ही आती है। ठीक है, वक्त क्योंकि खत्म हो गया है, मैं आपको यहाँ रोकती हूँ। नसीम साहब, आपका मौक़िफ़ है, केस जो है ये पॉलिटिकल है, और मुज़म्मिल का मौक़िफ़ तो ये है कि जनवरी में इंतखाबात से कबल यहाँ इस केस में भी इमरान खान साहब को सज़ा या उनके खिलाफ फैसला आ जाएगा। प्रोग्राम खबर और तज्जिया की टीम की तरफ से इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।